शहबाज गिल साहब, आपने सर मैं सर चले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, औलाद पर, उनकी उम्मत पर। आज दोबारा ऑनरेबल कोर्ट के अंदर हाज़िर हुए मेरे वकला और मैं, जिसमें मेरी एक प्रोटेक्टिव बेल या बुरी ज़मानत उसे कह लें आप, वो चल रही है अभी। और उसमें हमारी इस्तदा ये है पिछले कई हफ्तों से कि जो मेरे ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ मुकदमात दर्ज किए गए हैं उनकी तफसील अदालत में दी जाए। ये किस्सा यहाँ से दोबारा से शुरू हुआ। मुकदमात तो बहुत सारे आपको पता है, उन सब की शायद आपको तफसील ना मैं यहाँ ज़ुबानी बता सकूँ, लेकिन ये किस्सा यहाँ से शुरू हुआ कि जब सरकारी वकील ने ये लिख के दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि मेरे ऊपर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है, माफ़ कीजिएगा, और उस मुकदमे की वजह से मैंने अपना जुर्म रिपीट किया है, और वो जो नया मुकदमा है उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में एक सबमिशन की है। अब हमारे पास उस मुकदमे की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हम अदालत में हाज़िर हुए तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिले हमें, तो कई पेशियाँ पड़ चुकी जिसमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। आज भी जब रिपोर्ट आई तो हमें पता चला कि सिंध में ऐसी FIR है जो छुपा के दी हुई थी, जो हमें पता नहीं था, वो सामने आई। एक और FIR थी जो हमें पता थी लेकिन आज अदालत में वो छुपाई गई। वो हमने अपने तौर पे पता की हुई थी लेकिन आज अदालत में वो भी छुपाई गई। एक और FIR कहा जा रहा है लेकिन उस FIR की कोई डिटेल आज भी अदालत में नहीं दी गई। जो कहा जा रहा है कि वो मुकदमा जो है वो बलूचिस्तान में दर्ज किया गया और उसका आप कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि उसका चालान जो है वो अदालत में जमा करवा दिया, लेकिन ना ही हमें उस मुकदमे दर्ज का कभी बताया गया, ना कभी शामिल तफ्तीश किया गया, ना कभी कोई राब्ता किया गया, ना मेरे वकला से, बलूचिस्तान में भी वकला हैं, और किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं थी। आज अदालत में एक अधूरी सी इन्फॉर्मेशन दी गई कि जी एक मुकदमा है, वो कौन सा मुकदमा है, किस जुर्म में है, कहाँ पर FIR दर्ज है, किस थाने में है, किस अदालत में है, वो नहीं की गई क्योंकि रिपोर्ट नामुकम्मल थी और उसमें कंसीलमेंट थी, मीन उसमें हक़ाइक़ को छुपाया गया था। इसलिए मुअज़्ज़ज़ अदालत ने आज फिर अपनी ग्रेस और पेशेंस का मुज़ाहरा किया है और उसके साथ साथ अपना सख्त डिस्प्लेजर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को, और उनसे कहा है कि दोबारा रिपोर्ट लेके आएँ अगले पीर वाले दिन, जिसमें आप पूरी डिटेल दें कि मेरे ख़िलाफ़ कौन कौन से मुकदमात हैं। इस सारे प्रोसेस में आपको एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि मेलाफाइड थी, माफ़ कीजिएगा, मेलाफाइड थी, मुकदमात को छुपाया जा रहा था, छुपाया जा रहा है, इवन अदालतों में भी छुपाया जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ अदालत में, हाई कोर्ट में भी अधूरी रिपोर्टें दी जा रही हैं, कंसील करके रिपोर्टें दी जा रही हैं, हक़ाइक़ को छुपा के रिपोर्टें दी जा रही हैं। ये अनोखा काम पाकिस्तान में देखा है, मुकदमा भी करना है लेकिन उसके साथ जो है उन रिपोर्ट्स को छुपाना भी है। तो ये एक अफसोसनाक अमल है जिसके साथ मैं बर्दाश्त हूँ। अदालतों में हाज़िर हो रहा हूँ, इंसाफ लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मेरे पे ज़रा रगड़ा ज़्यादा है क्योंकि मैं मिडिल क्लास से हूँ। मैं बाकी तमाम लोगों को पकड़ा जाता है, छोड़ दिया जाता है, और चलो मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा होता है, उनको भी नहीं पकड़े जाना चाहिए, किसी को नहीं पकड़ना चाहिए। हर इंसान को अपनी आज़ादी राय का इजहार का मौका देना चाहिए, लेकिन मेरे साथ खुसूसी शफ़क़त है स्टेट की कि मुझे पकड़ा जाता है, तशद्दुद किया जाता है, ECL में डाला जाता है, उसके साथ साथ और बेशुमार केसेस बनाए जाते हैं, फिर वहाँ दिल नहीं भरता, फिर उन केसेस को छुपाया जाता है, फिर उन केसेस को अदालतों से छुपाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटमेंट आप ये कह लें कि हादसातन इनसे गलती से सरफेस हो गई, जिसकी वजह से हम इस मुअज़्ज़ज़ अदालत में आ गए, और अब यहाँ पर कंसील किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है कि मेरे पे कौन कौन से मुकदमात हैं, और मकसद ये है कि पकड़ के दोबारा अंदर किया जाए। मकसद ये है कि जो रह गया है वो मुझे दोबारा ख्वार किया जाए, उसमें मुझे दोबारा जलील किया जाए उन मुकदमात में, शायद वो कसर रह गई होगी। तो ये मकसद है जो मुझे नज़र आ रहा है। और मुझे वजह समझ नहीं आती
कि पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक मुल्क की सबसे बड़ी हाई कोर्ट, सबसे बड़े सूबे की हाई कोर्ट जो है उसमें वो कंसील कर रही है फैक्ट्स को, उसमें वो छुपा के फैक्ट्स को बता रही है। दूसरे लफ्ज़ों में मेरे वकला मुझे बताएंगे अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरे ख्याल में तो ये मिसलीडिंग है, मेरे ख्याल में ये झूठ बोलना है। तो जब आपकी फेडरल हुकूमत आपके सबसे बड़े सूबे की हाई कोर्ट के अंदर आके झूठ बोलेगी, वहाँ पर हकाइक नहीं बताएगी, तो फिर एक आम शहरी के साथ इस मुल्क में क्या होता है आप सोच सकते हैं। एक आम शहरी को किस तरीके से वार किया जाता है आप सोच सकते हैं। तो इसलिए इस पे आप लाहे अमल बनाएंगे आगे। अदालत का मैं बहुत मशकूर हूँ, मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि जिस कदर प्रेशर है अदालतों के ऊपर, आप देखिए आज मेरे सामने जज साहब ने कोई 50 से 60 मुकदमे सुने होंगे अभी तक। आप इससे अदालतों के ऊपर प्रेशर का अंदाज़ा लगाइए, वकला पे प्रेशर का अंदाज़ा लगाइए, और दूसरी तरफ स्टेट की हददर्मी देखिए फेडरल गवर्नमेंट की कि वो एक ही केस में जहाँ पर वो सच बोल के जज साहब का, अदालत का कीमती वक्त बचा सकते थे, वहाँ वो बार बार कंसीलमेंट कर रहे हैं। और वो जो साइल बाहर खड़े हैं सारे, उनकी जो मिजरी है, उनकी जो तकलीफ़ है, उसमें अजाफा बनने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी तकलीफ़ में अजाफा बन रहे हैं, मेरे वकला की तकलीफ़ में, और सबसे बढ़ के अदालत को तकलीफ़ दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन की तरफ हम निकल गए हैं। ये बहुत ही, मैं ये कहूँगा कि ये एक ऐसी सिचुएशन में अब चले गए कि जहाँ पर शायद इस हुकूमत को ना ही अब अदालतों का एहतराम रह गया है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एहतराम रह गया है, ना ही अपना एहतराम इनको ज़ाती रह गया है कि हम अदालतों में झूठ ना बोलें। जो दिल करता है वो स्टेटमेंट देते हैं, अगले दिन कह देते हैं ओहो जी गलती होगी, एक और FIR भी थी। अभी आप बताइए कि इंटीरियर सेक्रेटरी साहब से डिटेल में एक रिपोर्ट मांगी गई, और जब रिपोर्ट दी तो उसमें सिंध में एक और मुकदमा था जिसको छुपाया गया, उसका नंबर फिर हमने अदालत को लिख के दिया, क्योंकि पिछले दिनों में हमने अपने तौर पे भाग दौड़ करके उसका इंफॉर्मेशन निकाली। बलूचिस्तान की हमें नहीं मिल सकी, वो यहाँ पर दी गई अभी। तो इसलिए मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि इस मुल्क में अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हमारी वफाकी हुकूमतें जो हैं वो दंदनाते हुए खुलेआम अदालतों में झूठ बोल रही हैं, और शायद उनको लगता है उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। वरना सिविल सर्वेंट्स ऐसा नहीं करते, अमूमी तौर पे सिविल सर्वेंट्स का ये रवैया नहीं होता। वो कोशिश करते हैं कि अदालतों के सामने वो बहुत ही मोहतात रहें, क्योंकि उनके करियर का मामला होता है। अब शायद उन्हें एश्योरेंस है कि आप जो मर्ज़ी लिख के दें, जितना मर्ज़ी जुल्म करें, तशद्दुद करें, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। तो वो काम चल रहा है। अच्छा गिल साहब, दूसरी तरफ जो मौजूदा सियासी हालात हैं, जिसमें जेल भरो तहरीक का आगाज़ खान साहब ने किया है, और उसमें हमारी पार्टी, अब हमारे वर्कर्स, हमारे लीडरान वॉलंटरली आप ये चाहेंगे, आपने मेरे मुकदमे भी देख लिया कि जेल में डालना मकसद है, छुपा छुपा के मुकदमे किए जा रहे हैं, बग़ैर तफ्तीश के चालान सबमिट किए जा रहे हैं। तो आप खुद देख लीजिए कि एक अदालत में चालान जमा करा दिया, जबकि मैं उसी सूबे की हाई कोर्ट में एक FIR जो मुझे पता है उसकी क्वैशमेंट में जाके उसको क्वैश करवा चुका हूँ। तो अगर ये FIR भी मुझे बताई होती तो मैं कानून के सामने अपने आप को पेश करता, मैं दोबारा से इंसाफ लेने की कोशिश करता। सो मेरा जो एक हक था, जो मेरा एक फोरम था, उससे मुझे महरूम कर दिया गया ऑलरेडी। तो बुनियादी तौर पर मकसद ये, तो मेरे कायद ने ये सोचा है कि उस मकसद को हम खुद ही पूरा कर देते हैं। दूसरी बात, कल मरियम औरंगज़ेब साहबा का बयान मेरी नज़र से गुजरा। उन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक नहीं, डूब मरो तहरीक आपको चलानी चाहिए। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, क्योंकि मुझे अपनी पार्टी से उस तरह का तवाना जवाब वापस नज़र नहीं आया। मेरी मुसीबत यह है कि एक तो आप लोग मुझे चलाते नहीं हैं टीवी पे, मेरे पे पाबंदी है, मुझे ब्लैकआउट किया हुआ है, और दूसरा ये कि मैं इतने सारे केसों में उलझा हुआ हूँ कि 2 दर्जन के करीब केसेस हैं कि उन्हीं में वकला को मिलते हुए, अपने मामला इस शहर से उस शहर में सफ़र करते हुए वक्त नहीं लगता। तो अब मुझे समझ आ रही है कि मुझे क्यों उलझाया गया है।
मुझे इतने केसेस में क्यों उलझाया गया, मैं ही इतना बड़ा गब्बर सिंह मुझे क्यों बना दिया गया है। और उसकी वजह यह है ताकि इमरान खान का दिफा ना हो सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस तरीके से दिफा ना हो सके। मसलन कल जब मैंने वो स्टेटमेंट देखी तो मुझे बहुत अफसोस भी हुआ, दुख भी हुआ। वो वाली बाजी जो है इंतहाई बदतमीज़ हैं, ये सबको पता है, नई बात नहीं है। और लेकिन कम से कम उन्हें यहाँ से जवाब वापस जाता था, जिस ज़ुबान में बोलती थी उसी ज़ुबान में जवाब वापस जाता था। हाँ, ये ज़रूर है कि हम मरियम बाजी के, बड़ी वाली मरियम बाजी की बात कर रहे हैं। अब वो ये गुस्सा ना कर जाए मैंने उन्हें बड़ी वाली कह दिया, थोड़ी सी बड़ी, मतलब 19, 22, 23 साल वाली बड़ी बाजी, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी हैं जैसे अभी भी वो छोटी बच्ची हैं। वो लोगों के कुर्ब पे हंसती हैं। शेख रशीद साहब को धक्का क्या लग गया, वो आगे गिरे, एक 75 साल के बुज़ुर्ग, और उन्होंने अपने आप को संभालने के लिए ज़रा तवक्कुफ़ लिया तो बीबी हंसती नहीं। एक चैनल जिनके अपने बुज़ुर्ग जब जेल में थे, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो वो खुद बहुत परेशान थे और मैं उनकी परेशानी को समझ सकता था। जब आपका अपना कोई जेल में होता है तो परेशान है। उन्होंने सारा दिन लोगों के रोने और हंसने का मजाक उड़ाया। मैं अपने सांस के लिए मास्क मांग रहा था, मेरे मास्क मांगने को भी रोना कह दिया गया। अगर आप देखें तो मैं रो नहीं रहा, मैं मास्क मांग रहा हूँ। आप उस टाइम मुझे ऑक्सीजन का मास्क दे दें तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं ना उससे पहले रोया था आपके सामने, ना बाद में रोया था। मैं मास्क मांग रहा था, और अगर मुझे सफोकेशन होगी तो मैं चीख के मास्क मांगूंगा। उस दिन मुझे जब अदालत लाया गया था तो मुझे नहीं पता किस चीज़ का मुझे इंजेक्शन दिया गया था कि मैं अपनी प्रॉपर होश में भी नहीं था, ताकि मैं अदालत में कोई बयान ना दे सकूं, ताकि मैं अदालत में बोल ना सकूं। मैं मऊफ था उस दिन, और मैं अगर उस मऊफी में मास्क मांग रहा हूं तो उसको टेलीविज़न पे चलाया जा रहा है, ये रो रहे हैं। तो हजूर, मैं उस टेलीविज़न से भी रिक्वेस्ट करूंगा और मैं बाकी दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसी जेल में बाजी को रखा गया है वैसी जेल में तो इधर से हमारे ये आधे कैमरामैन जाने को तैयार होंगे। इनको भी छुट्टियों में भेज दें उस रेस्ट हाउस में, सहाला वाले में। जिन जेलों के अंदर इस टाइम रखा जा रहा है और जो सलूक किया जा रहा है वो सबको पता है। इसलिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मरियम सफदर साहबा जो हमारी बाजी है वो इमेच्योर है, उनमें अभी लड़कपन है, उनमें अभी इमेच्योरिटी है, उनमें अभी मैं ये कहूँगा कि वो एक उनकी तिश्नगी है अभी मजाक करने की, जोक करने की। खैर इनके बड़ों की भी है। वो हमारे ख्वाजा साहब जो सियालकोट के हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, वो कल डॉलर की कीमत बढ़ने पे टिचरें कर रहे थे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि पंजाबी ज़ुबान बोलता हूँ, तो जिन लोगों को पंजाबी नहीं आती उसको गाली बना लेते हैं। कह देता हूँ कि पंजाबी में इस लफ्ज़ को ये कहते हैं, तो वो 2-2 साल उसको गाली बना के इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं उससे मत नहीं जाऊँगा, लेकिन सिर्फ इतनी बात कहूँगा ख्वाजा साहब के लिए कि आपकी हालत उस बेशर्म की है जिसके कहीं पर एक पौधा होगा पंजाबी जैसे रुख कहने हैं, तो अगली गल मेरा ख्याल ख्वाजा साहब को पता है। सो डॉलर की कीमत अगर वध रही है तो उत्ते टिचरा नहीं करो, उदते शर्म करो, क्योंकि उससे आवाम को तकलीफ हो रही है, उससे पेट्रोल बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, हमारे यहाँ डॉलर बढ़ने से पेट्रोल महंगा हो रहा है, हमारे यहाँ आटा डबल हो गया। ये कहने की बातें हम कहते जाते हैं, गरीब पिस रहा है, उसकी हड्डियों में से निकल रहा है। अब लोग जी नहीं पा रहे, तो इसलिए टिचरे नहीं करें, कर सकते हैं तो शर्म करें, और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर खामोशी इख्तियार करें। ये ना हो कि अवाम इलेक्शन से पहले ही आपका सियासी मुहासबा करे। इलेक्शन तो आप कराना नहीं चाहते, उससे भागना चाहते हैं, आइन शिकनी करना चाहते हैं। तो इसलिए या तो बराबर का मैदान लाएं, इलेक्शन में आएँ, इलेक्शन लड़ते हैं और पता चलता है। और अगर मुकदमात करने हैं, आपके एक बेटे की एक तस्वीर कुर्सी पे बैठे हुए जहां 7 टिश्यू पेपर का डब्बा भी पड़ा था, लीक हो गई थी, तो आपने पूरे मीडिया में क्या कोहराम मचाया था। हमारे मीडिया में भी ऐसे ही लगा था जैसे अल्लाह माफ़ करे को करबला के जैसी कोई चीज़ हो गई है।
उस तस्वीर के आ जाने से जो नैब के अंदर सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन अब क्या कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। इसलिए मैं आखिर पे यही कहूँगा कि होश के नाखून लीजिए, ये वक्त भी गुजर जाना है, ये बहुत देर नहीं रहना। वक्त की एक ही खूबसूरती है, जब ये अच्छा होता है ये तब भी गुजर जाता है, जब ये बुरा होता है ये तब भी गुजर जाता है। इसने गुजर जाना है। हमने तो करप्शन नहीं की, इसलिए करप्शन में नहीं पकड़े गए और ना इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे। मैं सामने खड़ा हूँ, आपने 2 दर्जन मुकदमात कर लिए हैं। मेरी आपको दावत है, आइए किसी फोरम पे बताइए कि मैंने कोई करप्शन की, कोई आपके पास कोई सबूत है, कोई बात है, इवन कोई इल्ज़ाम है। सबूत को छोड़ दे, सबूत तो इस मुल्क में मिलते नहीं हैं। आपके पास इवन मेरे पे करप्शन का कोई इल्ज़ाम भी है तो आपको इंशाल्लाह नहीं मिलेगा। अगर होता तो आप बाहर होते। हाँ, शायद मैं बाहर ना होता, मैं सहाला के उसी रेस्टोरेंट में होता। वो जो रेस्टोरेंट या उसको होटल कह लें, जो भी रेस्ट हाउस कह लें उसे, तो मैं वहाँ होता चंद दिन के लिए और फिर मैं उसके बाद मैं लंदन जाता या अमेरिका जाता, वहाँ से सर्जरी करवाता और वापस आके इतनी ऊंची आवाज़ से बोलता कि आखिरी हो जाती। तो हमें भी बाजी उस डॉक्टर का नाम बता दें जिससे ऑपरेशन करवाने के 1 ही हफ्ते के बाद बंदे की आवाज़ इतनी ऊंची हो जाती कि माइक्रोफोन की ज़रूरत नहीं पड़ जाती। तो इसलिए ये दोनों बाजियों को थोड़ा सा पाकिस्तान की इक़्तिदार का एहतराम करना चाहिए। हमें अगर हमारी पार्टी में हमें आप जैसी बदतमीज़ ख़वातीन अभी तक नहीं मिल सकी जो आपको आपकी ज़ुबान में जवाब दें, तो यकीन कीजिए ऐसा नहीं कि हमने ढूंढा नहीं, खुदा की कसम हमने बड़ा ढूंढा है, लेकिन पाकिस्तान में आप जैसी 2 बाजियाँ और मिलती नहीं हैं। हमने बहुत ढूंढा है, हम उन्हें MNA भी बना देंगे, हम उन्हें MPA भी बना देंगे। हमने बहुत ढूंढा है कि कोई आपके लेवल पे जाके बदतमीजी कर सके, आपके लेवल पे जाके गंद फेंक सके, लेकिन नहीं मिलती बाजी। जिन खवातीन से बात कर, अगर मैं तो गली में कोई सास और बहू लड़ते देखूं तो मैं उन बाजियों से पूछता हूं कि आप बड़ी लड़ाकी हैं, क्या आप हमारा PTI का दिफा करेंगी उसी ज़ुबान में जिसमें बाजी मरियम सफदर और बाजी मरियम औरंगज़ेब करती हैं? तो वो कहती हैं कि नहीं भाई, हम उतनी बदतमीज़ नहीं हैं, मैं तो यहाँ अपनी सास से ही तू तड़ाक कर लेती हूँ, इतना काफ़ी है। तो इसलिए आपका हमारे पास मुकाबला नहीं है, हम बदतमीजी में आपसे मारे हैं। आपसे तो हमारे मौलाना सफदर साहब भी बेचारे, वो भी बेचारे डरते हैं, वो डर के पता नहीं कौन कौन से फतवे देना शुरू हो गए आजकल। अब मेरी मिन्नत है कौम से कि उनके फतवों पे चलते हुए काम शुरू ना कर दीजिएगा, क्योंकि उस काम की जो बाद में नतीजे निकलने वो मुल्क के लिए बड़े खतरनाक होने हैं। इसलिए मौलाना साहब जो बातें करते हैं उन्हें इग्नोर कर दिया करें। वो कोई अपना ही तोबा नाउज़ुबिल्लाह दीन अकबरी की तरह को अपना ही दीन निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम, सफदरी दीन। तो इसलिए वापस आता हूँ ये कहने पे कि एक तो सियासत कीजिए जिसमें सियासत और इंसानियत सामने रखिए। आप जुल्म कर रहे हैं कर लें, लेकिन जुल्म के ऊपर मजाक ना उड़ाएं लोगों का। शेख साहब 75 साल के हैं, मैं आपके वालिद गिरामी को जेल में मिल के आया था। मैं PTI की तरफ से वाहिद आदमी था जो 2 से 3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब को मिल के आया, उनके साथ मुज़ाकरात किए इलाज कराने के लिए। ये मैंने जो कपड़े पहने हैं इनसे बहुत अच्छे और सलवट के बगैर कपड़े थे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो जेल में रह रहे थे। तो अगर आप में वो ज़र्फ़ नहीं है तो कम अज़ कम फिर मौकरी ना कीजिए। एटलीस्ट शो सम ग्रेस, एटलीस्ट शो सम डिग्निटी, at least show some integrity if you have, and even if you don't have, then it is even needed more कि आप चुप रहें, कुछ भरम रहने दें सोसाइटी के अंदर। रोने को तो हमारे वो बबलू भाई जो हैं उनकी तरफ किसी ने घूर के देखा तो उन्होंने रोने से चुप नहीं करना। इसलिए ऐसी बातें ना करें। रोना और हंसना अल्लाह मियाँ ने दोनों इंसानों के लिए बनाए हैं। मुश्किल में इंसान अपने खुदा के सामने अपनी मजबूरी पर रोता भी है और खुशी में हंसता भी है, लेकिन दोनों सूरतों में खुदा को याद रखना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने कल 2 मरतबा ट्वीट में जिक्र किया आस्तीन के सांपों का, तो आपके गिले शिकवों के बावजूद आपके साथ फिर कोई मरकज़ी और सूबाई क़यादत नहीं आई, उस पर आप क्या कहें? देखिए, बात यह है कि मैं जब अपना सब कुछ छोड़ के, और जब मैं सब कुछ छोड़ के कह रहा हूँ सब कुछ छोड़ के, मैं जब पाकिस्तान आया अमेरिका से, ना मैंने
यहाँ कोई माल बनाया। बहुत सारे लोग, आपको अक्सर लोग कहते सुनेंगे मैं तनख्वाह नहीं लेता। मेरे लिए भी ये अचंभा होता था सियासत में आके, और वो और बहुत कुछ लेते हैं जब वो तनख्वाह नहीं लेते। वो मर्जी के डीसी लगवाते हैं, डीपीओ लगवाते हैं, माल बनाते हैं, नाम भी ले रहे हैं, तबादले ट्रांसफर सब कुछ करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि ना मैंने तनख्वाह ली और ना मैंने कुछ और लिया, ना उसके पक्ष लिए। जो तनख्वाह ना लेने पे लोग सियासत में अमीर लोग इसलिए आते हैं कि वो तनख्वाह तो नहीं लेते बल्कि पास से देने को भी तैयार होते हैं, बल्कि उस ओहदे पे बैठने के लिए 2, 4, 10 करोड़ देने को भी तैयार होते हैं, क्योंकि वो वहाँ से और बहुत कुछ बनाते हैं। ना मैंने वो बनाया, ना तनख्वाह ली, और वहाँ से सब कुछ छोड़ के आया। वो इसलिए नहीं छोड़ के आया था कि मुझे यहाँ ओहदा चाहिए, मुझे यहाँ को टिकट चाहिए, मुझे यहाँ पर को वजारत चाहिए। मैं एक नज़रिए पे आया था। मेरे साथ कोई भी ना हो, मैं अकेला हूँ, मैं तब भी खड़ा हूँ। मैं इमरान खान के साथ खड़ा था, मैं खड़ा हूँ। आस्तीन के सांप हों या आस्तीन के न्योले हों, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ज़रूर है, अभी वक्त पार्टी पे बुरा है, इस वक्त को गुजार लेते हैं। जब पार्टी पे अच्छा वक्त आएगा तो एक एक को आवाम के सामने ला के जूते पड़वाऊँगा आवाम से, और इनको पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे हैं जो दोबारा जब हमारी हुकूमत आनी है तो इन्होंने फिर कोशिश करनी है कि ये किसी न किसी तरह से किसी ना किसी दूध के प्याले के अंदर ये वाले बिल्ले अपना मुंह डालें। लेकिन इनको खान का नहीं पता, वो उस टाइम कान पे रख के देगा। जब हुकूमत आएगी तो इन्हें किसी तरह के आवाम के पैसे की चोरी करने की कोशिश नहीं करनी। गिल साहब ये बताइए कि जेल बरो तहरीक के लिए आपने अपना नाम रजिस्टर्ड करवा लिया? मेरा तो पहले ही कई जगहों पर रजिस्टर्ड है मेरी जान। अभी अदालत ने बताया कि 2 जगह पे ऐसा रजिस्टर्ड है जिहदा किसी को भी नहीं पता, मैनू भी नहीं पता। उन्होंने रजिस्ट्री करके छुपा के रख ली हुई है। हुण जे जनाब मेरे नाल उसे चलन ते आपां इकट्ठे जाके रजिस्ट्री करा लेंगे। नाम क्यों नहीं ले रहे आस्तीनों का साम बार-बार कह रहे हैं? आप बताएं लोगों पे कौन आस्तीन के साम, ताकि लोग बाइकआउट करें। मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा कि अभी ये मेरे पार्टी के फायदे में नहीं है। जब मेरी पार्टी के फायदे में होगा तो उनके मैं नाम जरूर लूंगा। कुछ लोगों ने नेल्सन मंडेला की मिसालें दी थी अपने ऊपर। कुछ लोगों ने कहा था कि हम नेल्सन मंडेला हैं, हम जेल जा रहे हैं। बाद में फिर वो आप फवाद चौधरी की बात कर रहे हो, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। और फवाद चौधरी ने जो है जिस तरह की तुसी आवाम हो वो जिहा तुहानूं नेल्सन मंडेला लभना है। जिहो जिहियां तुहाडीਆਂ करतूतां ने नेल्सन मंडेला भी हो जिहा ही होना है। ते साडे फवाद भरा नूं नेल्सन मंडेला सेट कर लो। ये आस्तीनां दे सांपां नूं मेरे भरा नाल तशबीह ना दिओ। ही इज़ माई ब्रदर। तो इनडायरेक्ट सवाल ना करें। फवाद साहब ने जेल काटी है, उनका एहतराम करें। उन्होंने पार्टी के लिए जेल काटी है। जिन आस्तीन के सांपों की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैंने उनका नाम लेना होगा दबा के, मैं इशारों के नाम में बातें नहीं करता होता। ये सास और बहू की लड़ाई नहीं चल रही, दबा के लूँगा। बस मेरा खान ज़रा थोड़े से कंफर्ट में आ जाए, मेरी पार्टी ज़रा थोड़ी कंफर्ट में आ जाए। थैंक यू वेरी मच। हम भगत सिंह हैं। थैंक यू वेरी मच।